नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर के काफी बवाल मच चुका है। हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन बिल। सेंट्रल कैबिनेट ने पारित कर दिया है और अगले सप्ताह ही से पार्लियामेंट में रखा जाएगा। कैबिनेट के एजेंडे की जानकारी देने के बाद जावड़ेकर ने बताया है कि इसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और जो घुसपैठिए हैं हम उन्हें बाहर निकालेंगे। और दुनिया के कई मुल्क इस आबादी से जूझ रहे हैं, एक बड़ी परेशानी है। तो चलिए, क्या एजेंडा है और क्यों प्रतिपक्ष का इस पे अड़ंगा है या विरोध है, आप जरा सुनिए। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। एसपीजी बिल के बाद अब संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ये विधेयक अगले हफ्ते सदन में पेश किया जा सकता है। बिल का विरोध कर रहे विपक्षी दलों ने इसे संविधान की भावना के विपरीत बताते हुए कहा है कि नागरिकों के बीच उनकी आस्था के आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट जैसे दल इस बिल का तीखा विरोध कर रहे हैं और बीजेडी ने भी कुछ ऐतराज जताए हैं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इसको भी मंजूरी दी है, उसको भी इंट्रोड्यूस होने के बाद देश भर में चर्चा होगी। सर, ये कुछ नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है। एक तरफ विपक्षी दल इस पर कड़ा विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार ने इस बिल पर आगे बढ़ने की मंशा जाहिर कर दी है। सरकार इस बिल को अल्पसंख्यक विरोधी बताए जाने की बात को खारिज कर रही है। इसके बाद भी बीजेपी के पास लोकसभा में इस बिल को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या है। यही नहीं, राज्यसभा में भी अकाली दल और जेडीयू जैसे सहयोगियों का उसे साथ मिल सकता है। मंगलवार को हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये बिल सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। उन्होंने इस विधेयक की तुलना आर्टिकल 370 को हटाए जाने से भी की। राजनाथ ने सभी सांसदों से कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जब इस विधेयक को पेश करें तो सभी लोग सदन में मौजूद रहें। दूसरी ओर असम और त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर राज्यों में ये कहकर इस बिल का विरोध किया जा रहा है कि इससे मूल निवासियों की संख्या में कमी आएगी और आबादी का संतुलन बिगड़ेगा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में इनर लाइट परमिट बरकरार रखने और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भी पुराने नियमों के तहत मूल निवासियों के संरक्षण का भरोसा दिया है। यह विधेयक सिर्फ असम के लिए नहीं है, न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले माइग्रेंट की भलाई के लिए है, बल्कि हजारों की संख्या में माइग्रेंट पहले से देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर आकर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है, यह केवल असम के लोगों के लिए नहीं है। बता दें कि विधेयक के तहत 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव कर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर भारत में बसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इन समुदायों के उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो बीते 1 साल से लेकर 6 साल तक में भारत आकर बसे हैं। सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। संभवतः सदन में बिल पारित हो भी जाए, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों को मनाना सबसे बड़ी चुनौती है। तो चले, मजमून आपने देखा और मोदी कैबिनेट का फैसला हो चुका है। अब इसे पार्लियामेंट में लेके आया जाएगा। एनआरसी पे पहले से काफी बवाल है और अभी इसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। सरकार का यह दावा है कि आबादी हिंदुस्तान की पहले से है और जो लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, घुसपैठिए हैं, उन्हें बाहर भेजा जाएगा। लेकिन प्रतिपक्ष का यह कहना है कि पर्टिकुलर एक कौम के लिए यह सारा काम किया जा रहा है। टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस सहित कई पार्टियां हैं जो इसके खिलाफ हैं। चले, मैं एक बार जाना चाहूंगा भंवर सिंह जी के पास में, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं। मैं परिचय कराना चाहूंगा। उपेंद्र राजपुरोहित जो हमारे समीक्षक हमारे साथ में हैं। शिवचंद साहू साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा एक बार। शेखावत साहब, सरकार का यह कहना है कि असंतुलन बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों की भी जो प्रॉब्लम थी
उसको भी हमने गौर किया है। पुराने नियमों के तहत उन्हें छूट दी जाएगी। और दूसरी बात, एक कार्ड ऐसा लेकर आना चाहती है सरकार जो खासकर ये कहा जाता है कि स्लम एरिया से में जो लोग रहते हैं या फिर गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, उन्हें उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो अगर वो कार्ड होगा तो कहीं पे भी उस राशन का बेनिफिट वो मिल सकता है उनको। तो इसी तरह से पूरा एक सिस्टम कोलैबोरेट करना चाहते हैं कि उसी के साथ में खाद्य जो बिल है उसी के साथ साथ में एनआरसी को भी जोड़ा जाए ताकि किसी दूसरे का हक कोई दूसरा ना मार सके। यह सरकार का दावा है। देखिए, अब नागरिक संशोधन विधेयक जो ला रहे हैं वो 1955 का जो एक्ट है उसमें बदलाव करने की है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों को आप कैसे भारत के संविधान में जो उनको प्रदत्त अधिकार है उनसे आप विच्छेद कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम बौद्धों को लेंगे, हम ईसाइयों को भी ले लेंगे, हम जो है जैनियों को भी ले लेंगे, हम पारसियों को भी ले लेंगे, लेकिन मुस्लिम्स को उसमें नाम नहीं ले रहे हैं। तो भारत में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। क्या मुस्लिम सारे आतंकवादी हैं या सारे के सारे विदेशी हैं? क्या भारत की आजादी में बहादुर शाह जफर 1857 की पहली क्रांति बहादुर शाह जफर और लक्ष्मीबाई ने मिलकर लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसके ये एजेंट है लोग, जिस अंग्रेजों के उनके खिलाफ पहली लड़ाई उन्होंने लड़ी। वो मुसलमान उसमें थे, वो हिंदू उसमें थे। तो ये ऐसे लोग जो देश को बर्बाद करके आज देश के अंदर इस तरह का माहौल बना रहे हैं, क्या 20 करोड़ मुस्लिम देशद्रोही है? तो इस तरह की बात गृह मंत्री कर रहे हैं, किसने अधिकार दे दिया? भारत का संविधान ये अधिकार नहीं देता है। बहुमत का मतलब ये नहीं है आप पूरा देश भी बेच रहे हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच रहे हो, साथ में देश के अंदर सांप्रदायिकता का अपना एजेंडा चला रहे हो। ये देश में बंद करना होगा इनको, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। अभी राहुल बजाज ने भी बोला, आप देख रहे हैं पूरे उद्योग धंधे ठप हैं। वो कह रहे हैं कोई सरकार के खिलाफ बोले वो देशद्रोही होता है। भय व्याप्त है पूरे देश के अंदर, डर का वातावरण पूरे देश में बना दिया है। और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में सब जगह विरोध हो रहा है इसका, और भारी विरोध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दादागिरी इस सरकार की चलेगी नहीं कोई कीमत के ऊपर। ये दादागिरी नहीं कर सकते आप। सरकार बाहर दुनिया से आए हुए लोगों को आप कह सकते हो सरकार कैबिनेट, ये दादागिरी है। आपने मुस्लिम क्यों नहीं लिखा उसमें? क्या मुस्लिम भारतीय नहीं है? क्या मुसलमान देशद्रोही हो गए इस देश में बीजेपी के आने के बाद में? क्या उन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी? चलो मैं लौटूंगा आपके पास, पदों पे नहीं रहे? क्या वो सेना में नहीं है? मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस आऊंगा आपके पास में। शिवचंद साहू साहब के पास में जाना चाहूंगा। साहू साहब, प्रतिपक्ष का यह आरोप है कि पर्टिकुलर मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा है। ये पार्लियामेंट में भी ये बात कह रहे हैं, सदन के बाहर भी यही बात कही जा रही है जो अभी भंवर सिंह जी कह रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये बिल जो है 1955 में सबसे पहले ये नागरिकता अधिकार के रूप में जो है प्रभाव में आया, और 1985 में भी इसके में जो है फिर संशोधन हुए। और 1955 और 1985 में जिन लोगों का उन्होंने उल्लेख किया था, उन्हीं लोगों का उल्लेख बरकरार रखते हुए इस बिल के जरिए और संशोधन के जरिए तो और ज्यादा जो है उदारता बरती जा रही है। जिन लोगों को 11 साल भारत में रहते हो गए थे, उन लोगों के बारे में भारतीय नागरिकता देने के विचार की बात पहले नागरिकता बिल में थी, उसकी जगह इस संशोधन बिल में 6 साल की अवधि की जा रही है। तो इससे तो ये बात साफ हो गई कि इस बिल में ज्यादा उदारता है। आज कॉमरेड, कांग्रेस और ये बहुत सारे लोग जो है जो बड़ी तीव्र आवाज में बोल रहे हैं, क्या ये जब 1955 में बिल पास हुआ जब सो रहे थे? क्या 1985 में जब इस बिल में संशोधन हुआ तब क्या बीजेपी की सरकार थी? तब क्या कांग्रेस के खिलाफ भी क्यों नहीं बोल पाए? तो वो बिल जो है जैसा पहले था उसमें केवल अवधि को कम किया जा रहा है। और जैसा भी गृह मंत्री जी का बयान भी आ रहा था कि हम किसी भी जाति और धर्म के विशेष के आधार पर कोई बाइफरकेट करने वाले नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल और केवल जो है कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीति के तहत, और कॉमरेडों का जो हाल है वो तो हम देख ही रहे हैं कि इनको भय किसका है। कॉमरेडों का शुरू से ही जो हालात रहे हैं वो विदेशी ताकतों से मिली भगत के रहे हैं। निश्चित रूप से जिन लोगों के हाथ दूसरे देशों से मिले होंगे, कहीं मिली भगत होंगे, उनको डर लगना चाहिए। और वो लोग डर रहे हैं कि हमें इसमें है और भय है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहना चाहेगी जो देश हित में काम नहीं करेंगे, विदेशी ताकतों से हाथ मिलाएंगे, विदेशी पॉलिसी का बखान करेंगे और भारत को कमजोर करने का काम करेंगे, उन पर निश्चित रूप कसा जाएगा। वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, नागरिकता संशोधन बिल पर काफी बवाल मचा हुआ है और प्रतिपक्ष यह कह रहा है कि पर्टिकुलर एक कौम के लिए
लाया जा रहा है बिल उनको परेशान करने के लिए। पहली बार ये बिल नहीं आया, 1985 में जब बना था ये, उसके बाद में इस पे चर्चाएं पहले भी हुई। 85 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस वक्त इस बिल को लेकर के आया गया, काफी विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर असम के अंदर इसका जो एनआरसी का एक इश्यू रहा, जिसका सर्वे हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ। लेकिन चलिए उस पर भी कई उंगलियां उठ रही हैं। अभी इस बिल को लेकर के सरकार का यह कहना है कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी अमित शाह को आपने भी सुना होगा, लगातार ये बात कही जा रही है। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर हैं, माफ करिएगा, रक्षा मंत्री हैं, काफी सीनियर हैं, उन्होंने भी कहा कि किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी एक जाति के खिलाफ है, ना ये किसी एक कौम के खिलाफ है, इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि 1985 से लेकर के अब तक जितना भी इस बिल को लेकर के, चाहे हम राजनीतिक पार्टियों के स्टैंड को देख लें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को देख लें, कुल मिलाकर के ये बात तय है कि इस बिल की आवश्यकता 85 में कांग्रेस ने महसूस की, और आज इतने सालों बाद, करीबन 35 साल बाद ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत देश के अंदर लागू किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे देश का कोई नुकसान होने वाला है। कहीं न कहीं उस वक्त जो एक मैं तो उस वक्त की दूरदर्शिता कहूंगा कि 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा ये बिल उस वक्त लाया गया, ये उनकी दूरदर्शिता थी। तो इतने समय पहले जो उन्होंने सोचा वो आज तो 35 साल में आप देखिए, कहीं न कहीं देश के अंदर इस जिस उद्देश्य के लिए बिल लाया जा रहा था उस वक्त, या आज जो लागू हो सकता है नहीं हो सकता वो तो भविष्य की बात है, तो कहीं न कहीं इसका देश हित के लिए कहीं न कहीं उपयोग है। रही बात कि ये किसी एक जाति विशेष के खिलाफ है, मुझे बताइए जाति विशेष के खिलाफ कहां है ये? क्योंकि जो हिंदुस्तान में रह रहा है, 6 साल से पहले से रह रहा है, तो वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उसको तो इससे कोई खतरा ही नहीं है। खतरा है तो उससे जो अब किसी दूसरे देश से आकर के यहाँ पर गलत कागजों द्वारा यहाँ की नागरिकता लेते हैं और फिर यहाँ पर एक बोझ बन जाते हैं। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पर बोझ बनना, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दूं, पहले हमारे गांव में, हमारे गांव की बात करें, गांव में यदि कोई दूसरा आदमी आके जमीन खरीदता है, वहां रहना चाहता है, तो उसकी पूरी इंक्वायरी होती थी, कौन हो, कहां से आए हो, क्योंकि गांव एक अपना में परिवार था कि परिवार में किसी प्रकार का कोई गलत घटना ना हो, भविष्य में उस परिवार रूपी गांव के अंदर कोई गलत परंपरा का प्रारंभ ना हो जाए, तो वहां पर एहतियातन तौर पर इस प्रकार की सावधानी पूरे गांव की सभी जाति के लोग, उसमें 36 कौम के लोगों की राय होती थी। तो हमारा देश भी एक परिवार है और इस परिवार को चलाने की बागडोर राजनीतिक पार्टियों को देश की जनता ने सौंप रखी है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों को पूरी ईमानदारी से इस बिल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह बिल भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है इस दृष्टि में, क्योंकि भारत की खुद की जनसंख्या भी बढ़ रही है और बाहर से जो अनावश्यक किसी भी जाति या धर्म के लोग आकर बसते हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा चले श्याम जी हमारे साथ में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। श्याम जी, क्या लगता है आपको, एक राजनीतिक इश्यू है, प्रतिपक्ष का जो विरोध है वो कि अगर सरकार कोई एजेंडा लेके आ रही तो उसका विरोध करना, या वास्तव में यह महसूस किया जा रहा है कि जो आरोप है कि सरकार मुसलमानों को तंग करने के लिए बिल लेकर के आ रही है? क्या लगता है आपको कि प्रतिपक्ष की बात में कुछ दम है या फिर केवल एक राजनीतिक विरोध है ये? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि भाजपा का अपना चुनावी घोषणा है और चुनावी घोषणा के अनुरूप उनको बिल लाना है तो लाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं। उन्होंने पहले से घोषणा कर रखी है कैबिनेट ने, क्योंकि कैबिनेट उनकी है, कैबिनेट में वो सरकार में है, इसलिए उनको अधिकार है कैबिनेट में लाए और उसके बाद बिल बन करके निश्चित रूप से संसद में भी आएगा और संसद में आएगा। संसद अगर उसको पारित करती है तो फिर देश में कानून के रूप में लागू हो पाएगा, क्योंकि संसद में 2 पार्ट है, पहले तो लोकसभा आएगी फिर राज्यसभा में जाएगा। दोनों में अगर पारित हो जाता है तो फिर कानून बनता है, फिर उसको किसी को अधिकार नहीं रह जाता कि वो इसका विरोध करे। विरोध होगा निश्चित रूप से, शशि थरूर ने कहा है, क्योंकि वो जिस राज्य से आते हैं वहां पर उनका राजनीतिक स्वार्थ टकराता है, इसलिए वो कह रहे हैं ओबीसी विरोध कर। आपने एक बात कह दी यहाँ पे कि राजनीतिक स्वार्थ की बात है, राजनीतिक हितों की बात है। बिल का विरोध राजनीतिक हितों को साथ करके किया जा रहा है और अगर बिल लाया जा रहा है तो भी राजनीतिक हित है। क्या लगता है आपको इसमें? दोनों के राजनीतिक हित निश्चित रूप से वहां है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी जिन आधार पर जिस चीजों को कह के लोगों को आई थी
इसमें 370 धारा थी, राम मंदिर था, अब तीसरा ये वाला कानून है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब क्योंकि कानून का मसौदा पढ़ने के बाद, क्योंकि विधेयक आएगा तो मालूम पड़ेगा उसमें किस तरह के प्रावधान है, क्या है सारी बातें, क्योंकि कैबिनेट ने भी इसको पारित किया है। अभी जब बिल के रूप में अगर पेश होगा तो उसमें आपको क्लियरेंस होगा कि किस तरह की, क्योंकि आज की स्थिति में, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ओबीसी है और वो सब है, वो अपने राजनीतिक वोटों के खातिर वो विरोध करना स्वाभाविक है उनका। वो कहेंगे कि हमें जिस प्रकार से उनको पहले से छूट मिली हुई है उसको हम वहां पर इस कानून को ला करके उसको प्रतिबंधित करेंगे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से 3-4 पार्टियों ने विरोध भी किया है, और विरोध का, क्योंकि अभी तक आपको पार्लियामेंट में आपका कितना वर्चस्व है वो, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल आएगा उस वक्त आप विरोध करके अगर उसको गिराने का प्रयास करोगे और आपका कितना समर्थन मिल पाता है, कि अगर पार्लियामेंट पास करती है तो फिर आपका विरोध के रूप में रह जाएगा, वो कितना सक्सेस हो पाएगा ये तो फ्लोर पे आने के बाद। क्योंकि अभी मैं मान के चलता हूँ कि अगर कैबिनेट ने अपना प्रस्ताव ला करके इसको अमली जामा प्रणाली की पहली प्रक्रिया पूरी कर ली है, इस प्रक्रिया के तहत निश्चित रूप से देश में क्योंकि कानून बनेगा ये, तो अब जब अगर कैबिनेट ने पारित किया है तो अब ये विधेयक के रूप में संसद में भी आएगा, और संसद में आने के बाद वहां महसूस होगा कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया है क्या नहीं किया है। क्योंकि आज की स्थिति में तो अभी क्योंकि क्लियर नहीं हो पाया कि क्या चीजें हैं, कैबिनेट ने निश्चित रूप डिस्कस किया है, सब कुछ है, और 11 साल की जगह 6 साल की अब ये उसमें अवधि चेंज किया क्योंकि पहले से है, लेकिन देश हित में भी हो सकता है क्योंकि उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वो जिस प्रकार के जहाँ पे केरल में या बाकी जगहों पर जो उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ न कुछ उनके नुकसान होगा, इसलिए शशि थरूर बोले हैं, ओबीसी बोले हैं और एक आध पार्टी और भी बोली है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अभी हमको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट है, आप बाहर विरोध करिए अलग है, लेकिन आप पार्लियामेंट में अगर सत्ताधारी पार्टी का बहुमत है और बहुमत के अलावा दूसरे दल उनको समर्थन कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 370 धारा के रूप में जब आया था बिल तो उनका नहीं था बहुमत, उसके बाद भी तो पारित हुआ और वो समर्थन मिला दूसरों का। तो ऐसा अगर इस बिल पे भी अगर समर्थन मिलता है तो निश्चित रूप से एक नई वो पूर्ति होगी, क्योंकि हम पार्लियामेंट में शक्ति परीक्षण करते हैं और वहां पर आपको दूसरी पार्टी के लोग इसमें सहयोग कर देते हैं कि इससे देश हित में है या देश हित में। तो सारी बातें आने वाला समय आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, और ये कानून का रूप ले पाता है नहीं ले पाता ये तो आपको पार्लियामेंट में पारित हो जाएगा तो होगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से देश है, इस देश में अगर कानून बनता है तो क्योंकि सबको स्वीकार करना होता है, इसमें दो राय नहीं है। अब आप इस कानून के विरोध में जाएंगे, जा भी सकते हैं, वो बात अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद भी कानून बना के ही इस देश में। चलिए मैं उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, एक बात निकल करके आ रही है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक दल अपने हितों को साधने के लिए भी ये काम कर रहे हैं, विरोध करने वाले भी और लाने वाले भी। श्याम जी का जैसा कहना है, देखिए देश की आवश्यकता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, हित तो सब बाद में है। इसमें हितों को लेकर के आपका क्या कहना है कि कहीं कोई हित? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पार्टी विशेष का कोई व्यक्तिगत हित है या कांग्रेस विरोध करने वालों का या लाने वालों का। विरोध करना, देखिए विपक्ष हमेशा विरोध करेगा, इसमें कोई दो बहुत सारे बिल जिनका समर्थन भी किया विपक्ष ने, वहां जहां उनको लगा होगा कि कोई हमें वोट बैंक का फायदा नहीं, निश्चित रूप से जो पार्टियां विरोध में आ रही है, चाहे लेफ्ट की बात करें चाहे टीएमसी की बात करें, स्पेशली कांग्रेस का मुझे इसमें विरोध ज्यादा मुझे दिख नहीं रहा जितना शशि थरूर ने बिल्कुल साफ साफ कहा है। देखिए शशि थरूर कोई अधिकृत पार्टी के प्रवक्ता नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं कांग्रेस का विरोध है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत राय कांग्रेस से सांसद है, कांग्रेस का विरोध भी है, उनका व्यक्तिगत है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है, या टीएमसी और लेफ्ट आक्रामक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस इसका आक्रामक रूप से विरोध नहीं कर रही। शशि थरूर का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी एनआरसी का विरोध उन्होंने 3 दिन पहले यह कह करके किया था कि आप घुसपैठियों की बात कर रहे हो, घुसपैठिए तो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी है, उनका सीधा इस बिल की ओर इशारा था। हाँ, तो गलत कहा उन्होंने। अब देखिए उस पर यदि इस बिल के विरोध में आक्रामक रूप से राहुल गांधी या सोनिया गांधी जैसे जो पार्टी के कद्दावर लीडर हैं, या अहमद पटेल बोलते हैं,
या कोई दूसरा ऐसा जो वास्तव में कैसे बात कर लिया पार्लियामेंट में वो नेता ऐसा वो बिल्कुल नेता है, उन्होंने व्यक्तिगत विचार रखे हैं, कांग्रेस में नेता है वो नहीं पार्टी के विचार, पार्टी का एजेंडा थोड़ी रखा है उन्होंने। बताइए मुझे संसदीय दल के नेता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाउस के अंदर सर हाउस के अंदर उनकी हैसियत सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ी हैसियत है हाउस के अंदर। अधीर रंजन चौधरी, अगर अधीर रंजन चौधरी ने इस प्रकार से बोला है तो निश्चित तौर पर कहीं कि उनका व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ में मानता हूँ। साहब की पूर्ति हो रही है इसलिए कह रहे थे। मैं इस पर भी आ रहा हूँ, मैं श्याम जी मैं इस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस बिल को 370 जैसे ऐतिहासिक कदम से जोड़ रही है, ये बात अखर रही है विपक्ष को। मुद्दा में आपको इसलिए आपकी पार्टी को भी इस पर बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस बयान को आप सर्वसम्मति लेनी चाहिए, इस बात को आप स्वीकार कीजिए, सर्वसम्मति लेनी चाहिए। प्लस 370 से जोड़ के बंगाल का चुनाव सबसे बड़ा है। जी मैं सारी बात मान रहा हूँ, लेकिन 370 के साथ जोड़ के इस बिल का चला जाएगा। श्याम जी इस बिल को यदि आक्रामक विरोध में लाए हैं, दिल्ली और बंगाल दोनों इस बिल को आक्रामक विरोध में लाया है तो भारतीय जनता पार्टी के बयानों के आधार पर आया है, इसमें विरोध नहीं होता। यदि इसको रूटीन में लाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर इसका विरोध होता। देखिए आप बयान देखिए इनका 370 जैसा ऐतिहासिक 370 के साथ तुलना कर रहे हैं, ये गलत है। इस पर आपको चिंतन करना चाहिए कि आप ठीक है काम कीजिए, लेकिन उसका डोल उसके लेवल का ही बजाइए, उसका डोल उसके लेवल का ही बजाइए। बहुत ज्यादा डोल बजाएंगे तो इस प्रकार से विरोध होगा। मुझे तो बताइए आपको लग रहा है क्या इसमें कि कहीं राजनीतिक स्वार्थ है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पर कोई राजनीतिक स्वार्थ है। बयानबाजी में राजनीतिक स्वार्थ है, वो उसको बयानबाजी करके राजनीतिक स्वार्थ मोड़ना चाहते हैं, लेकिन आम जनता मुझे लगता है कि इस बिल से कोई ज्यादा प्रभावित होगी बीजेपी के प्रति, क्योंकि ये आम जनता के एक हित की बात है, देश के हित की बात है, तो जनता जरूर इस कदम को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक में मुझे लगता कोई विशेष ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद मुझे नहीं। आप ठप्पा लगा रहे हैं फिर तो आप इस पे कि इसका मतलब कोई हित साधने की कोशिश बीजेपी नहीं कर रही है इसके जरिए जो बीजेपी 370 से जोड़ के ये इस बिल को 370 से जोड़ के देखिए 370 से जोड़ के इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है, लेकिन वो भी समझती है कि ये 370 से जोड़ के अनावश्यक विरोध पैदा करवा रही अपना स्वयं का। यदि इसको शांतिपूर्वक करती तो निश्चित तौर पर इनको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के बयान देने के बाद में इनको कोई राजनीतिक फायदा इस चुनाव में इनको कहीं मिले। चलिए भंवर सिंह जी के पास में मैं जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, ये राजनीतिक हितों को साधने के लिए विरोध भी किया जा रहा है और लाया भी जा रहा है। नहीं देखो, विरोध करने का जहां तक सवाल है वो सिद्धांत के आधार पर, यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। सबसे बड़ी बात जो समझने की है ना, यहाँ किसी का व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जैसे अभी बोल रहे थे मेरे सम्मानीय जो है बीजेपी के प्रवक्ता साहब कि साहब इनको विदेश से, अब इनको यही नहीं पता है कि हमारी पार्टी का क्या विदेश से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। सब 100% भारतीय हिसाब से काम करती है जो है सीपीएम है, उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सोवियत संघ से एक जमाने में रिलेशन होते थे पार्टी के, कार्ल मार्क्स के हिसाब से। अब ये तो अंग्रेजों के ही गुलाम रहे हैं, वो तो वही काम करते आ रहे हैं। ये तो देश को बांटने का काम इन्होंने आजादी के पहले किया, हिंदू महासभा बना करके और मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई बंगाल के अंदर। अब आज पूरा राजनीतिक स्वार्थ है इनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के अंदर क्या 5 साल में 6 साल में सरकार ही नहीं की है ना, कौन से घुसपैठी आ गए बताए सरकार? इसका मतलब फेलियर है आपका। आप ये कह रहे हो कि 6 साल में लोग घुस गए, तो इसका मतलब तो आप रिजाइन करना चाहिए गृह मंत्री को और रक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को। मैं कहता हूं कि अगर घुसपैठी 6 साल में भारत में आ गए तो फिर आप क्या सत्ता चला रहे हो? ये सोचने की बात है कि आपका फेलियर है बहुत बड़ा। अगर इस तरह की बात ये कर रहे हैं 370 से उसको जोड़ रहे हैं, वो सीधा सीधा मतलब है देश में ये जो है सांप्रदायिकता की राजनीति जो इनका एजेंडा है, ये हिटलर के वंशज है। हिटलर ने भी यही किया था जर्मनी में, यही करना हिटलर का भी यही एजेंडा था, हिटलर ने भी यही किया था, इन्होंने यही किया। हिटलर जो कर रहा है यही विशेष धर्म को लेकर देश को गए थे वहां पे नेता भी हिटलर से मिल के आए, लेके आए। अरे वो नेता वो कहां से लाए? वो जो निशान लेके आए वो कहां से लेके आए आपको पता है? वो निशान भी वहीं का है जो आप साथिया मनाते हो, वो भी वहीं का है। वो काली टोपी वही है, वो नेकर वो हिटलर की है सब। इंडिया के अंदर वो स्वास्थ्य निशान हिटलर का निशान है। अरे उसी का सिंबल है, बनाते थे हमारे यहाँ बनाता
ये स्वास्थ्य का निशान, उसकी सेना का निशान, उसकी सेना का निशान है, वो हिंदुस्तान सेना का निशान है, ये लेके आए वहीं से सब। इसलिए आप ये रोक रहा हूं, में यही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, तो बर्बाद करके छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं नागरिकता बिल की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में पारित कर दिया है। प्रतिपक्ष का आरोप है कि ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इस बिल में ये पहली मर्तबा 1955 में जो नागरिकता बिल बना, उसके बाद में पहली मर्तबा इसमें कोई संशोधन नहीं है। इससे पहले भी संशोधन हो चुके हैं। संशोधन के आधार पर ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ही असम में जो सर्वे हुआ है एनआरसी का, वो उसी की वजह से हुआ है। अभी ये भी नहीं कहना चाहिए कि गवर्नमेंट का सर्वे नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गवर्नमेंट सर्वे करा रही है। वो ये बात अलग है कि आंकड़ों के दावे, उसमें कम चीजें आना और कुछ उसमें लेकुना रहा है, जिसके लिए अभी बाकायदा फटकार भी पड़ी है और गवर्नमेंट को एक्शन करने के लिए भी कहा गया है उस पर कि जनता का इतना पैसा इसमें बर्बाद कर दिया गया और भी फिर भी सर्वे जो है वो ठीक से अरबों रुपए खर्च हुआ है इस सर्वे पर। तो चलिए हम जानना चाहेंगे, हालांकि अमित शाह पहले कह चुके हैं कि पूरे देश भर में इसे लागू करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में हाल ही में जो बैठक हुई उसमें तय कर लिया गया है कि वहां पे कुछ पुराने जो नियम है उनके तहत छूट दी जाएगी। अब यहां पे बस एक ड्यूरेशन कि आप कब से यहां पे रह रहे हैं, वो एक इश्यू है। यह एक बड़ा सवाल उठा है अभी भंवर सिंह जी ने, कि मैं जो सूचन साहू साहब से जवाब लेना चाहूंगा। साहू साहब, ये कहा जा रहा है बिल के हिसाब से कि 6 साल के अंदर जो लोग घुसपैठ करके आ गए उन्हें बाहर किया जाएगा। जो उसमें ड्यूरेशन जो दी है उसको कम किया गया है। लेकिन एक सवाल उठाया इन्होंने कि जब हमारी सीमाएं चाक चौबंद है, कहा जा रहा है कि इंटरनल एंड बॉर्डर सिक्योरिटी एकदम हमारी परफेक्ट है, फिर घुसपैठे कैसे पहुंच गए यहाँ पे? अगर 1, 2, 5, 10 होते हैं तो मुझे लगता है गवर्नमेंट इतना बड़ा कदम नहीं उठाती है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से और बिल के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि बल्क में लोग हमारे यहाँ पे घुसपैठ कर गए, जिन्हें हम वापस निकालने के कवायद कर रहे हैं। तो घुसपैठ हुई कैसे यहाँ पे? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई बल्क में कोई लोग आ गए हो, ना कोई गवर्नमेंट का पास ऐसा कोई सूचना है कि 6 साल की अवधि में कोई बल्क में लोग आ गए हो। लेकिन कितने चाक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद भी जो हमारी कुछ सीमाएं हैं उनमें कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कुछ लोग जो है घुस जाते हैं। खूब सरकारें नियंत्रण करती हैं, फिर भी घुसपैठिए के रूप में आतंकवादी तक घुस जाते हैं। तो सरकार का ये करना कि हम 6 साल के अवधि में जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनका कागज देखेंगे, उनका वीजा देखेंगे और उसके बाद में हम तय करेंगे कि किस व्यक्ति को रहना है। घुसपैठिया इस रूप में भी हो सकता है कि एक आदमी पाकिस्तान से वीजा लेके आया और बाद में वापस नहीं गया, तो वो हिंदुस्तान में रह रहा है। ऐसे कोई अफगानिस्तान से वीजा लेके आया, बाद में वो नहीं गया, वो यहाँ रह रहा है, यहाँ की व्यवस्था में पता नहीं चल पाया। ऐसे ही बांग्लादेशी लोग भी हो सकते हैं जो हिंदुस्तान में आए। तो ऐसे जो लोग वीजा के थ्रू आ जाते हैं, बाद में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट 6 साल की अवधि में हिंदुस्तान में जो है एज ए नागरिक के रूप में रहने का नहीं पाया जाता है, तो उन लोगों को निश्चित रूप से बाहर किया जाएगा। तो इसमें केवल मुस्लिम भाइयों को इस आशंका नहीं करनी चाहिए कि ऐसे बाहर करने वालों में वो होगा। ये तो मियाँ जी की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। चोर को जो है अपनी दाढ़ी में तिनका नजर आता है, इसलिए आशंकित है। बाकी जो बीजेपी सरकार की और जो बिल लाने के पीछे जो मंशा है, वो केवल ये तय करना है कि हिंदुस्तान में ये तय हो जाए कि ये लोग तो हमारे नागरिकता प्राप्त लोग हैं, इतने लोग जो वैध अधिकार के तहत नहीं रहे, उसके लिए जो भी कदम होगा उठाया जाएगा। इसलिए कांग्रेस सरकार में 1985 में जब संशोधित बिल आया, तब भी उसमें यही व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया कि एनआरसी का रजिस्टर करो, रिकॉर्ड देखो, ये सारी व्यवस्था की आई। तो मैं कहना चाहूंगा लगो लगाव में कि इस बिल की मंशा ये जो विवाद पैदा हो गया कि कौन भारत में सही तरीके से आ रहा है, कौन अवैध तरीके से, उसको सुनिश्चित करके तय करना है कि ये लोग भारत में एज ए भारतीय नागरिक रहने के अधिकारी हैं और ये लोग जो है अवैध तरीके से रह रहे, घुसपैठी तरीके से रह रहे, इनको निकालने की भारत सरकार व्यवस्था करेगी। ये मंशा है, इसमें किसी नागरिक का नुकसान नहीं होना है और देश के लिए आवश्यक है। वापस में भंवर सिंह जी आप ही के पास आना चाहूंगा एक बार में। देखिए, सरकार
सारा एजेंडा क्लियर कर चुकी है। संवैधानिक दायरे के बाहर जाके कोई काम नहीं करेगा। और जब बिल में संशोधन के जरिए कहा जा रहा है कि लंबे समय से कोई रह रहा है, चले उसका अगर राशन कार्ड वगैरह है कि हाँ मैं इतने समय से रह रहा हूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाल ही में अगर किसी को वीजा पे आया नहीं गया, तो ऐसे लोगों को क्या लगता है आपको कि बाहर किया जाना चाहिए? नहीं, जो वीजा पे आया अवैध रूप से अगर रह रहा है तो ऐसे लोग तो पकड़ में आते हैं, क्यों नहीं पकड़ में आएंगे? मुझे एक बात बताइए, जब भारत में कोई वीजा लेके आ रहा तो सरकार के पास डॉक्यूमेंट होता है। आज मैं गया था नेपाल, मेरे को 7 दिन का उन्होंने अलाउ किया नेपाल में, हमारे परिचय पत्र के आधार पर। 7वें दिन मुझे छोड़ना ही पड़ेगा नेपाल। नहीं, बहुत बड़ी पेनल्टी है, पकड़े जाएंगे अगर पुलिस, अगर वहां पर पुलिस क्या पकड़ नहीं लेगी। अगर हमारी व्यवस्था इतनी हो गई, एक तरफ तो मोदी जी बहुत दहाड़ रहे हैं, अमित शाह जी खूब दहाड़ रहे हैं, एक परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर कैसे लोग रह रहे हैं ना? मेरे को ये दोगली भाषा समझ में नहीं आती ना इस सरकार की, कि एक तरफ तो कहती कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक तरफ अवैध लोग रह रहे हैं। ये क्या बात है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग, ये क्या देश में करना चाह रहे हैं। और आप देखिए, छोटे से राज्य में 1200 करोड़ का खर्चा है, पूरे देश में लाखों करोड़ रुपए का खर्चा होगा। देश की आर्थिक स्थिति बंटाधार इन्होंने कर दी, देश के पब्लिक सेक्टरों को बेचने में उतार हुए, सारे देश को बेच रहे हैं। कौन ने अधिकार दे दिया? अगर आपके पास धनी नहीं है, आपको देश चलाने के लिए 7 लाख का इनके पास वित्तीय घाटे का अधिकार था, जो 7 महीने में खत्म हो गया। आज इनके पास सरकार चलाने के पैसे नहीं है, इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं, पूरे देश को डाइवर्ट कर रहे हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, यही धंधे ये करते रहेंगे, इसी पर देश को बढ़ाते रहेंगे। बाकी और कुछ इनके पास में कोई विजन नहीं है। मैं आपको बताता हूं, बड़े बड़े उद्योगपति भी अब बोलने लगे ना, इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। ये क्या करना चाहती है? क्या 100 लोग अगर आ गए तो सरकार के पास पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है? हर राज्य में इतनी फोर्सेज जो लाखों की तादाद में हमने रखी है, वो क्या कर रही है? क्या अवैध लोगों को वैसे नहीं पकड़ सकती? क्या वो विदेशी नागरिक की क्या पहचान नहीं हो सकती? वैसे भी हो सकती है, लेकिन एजेंडा हिडन जो है वो दूसरा है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो इनका कामयाब होगा नहीं। आपने देखा है खोटा पहाड़ निकली चुईया, आसाम में खूब हल्ला मचाया था, 1 करोड़ अवैध लोग रह रहे हैं। हालत ये हो गई कि 10 लाख हिंदू अवैध पाए जा रहे हैं इनके रिकॉर्ड के मुताबिक, 7 लाख जो है मुस्लिम पाए जा रहे हैं। अब हल्ला मच रहा है, ये 10 लाख और हमारे जान को आफत कर दिया आपने, तो वो विरोध हो रहा है। तो ये खुद के घर में ही आग लगी हुई है। लेकिन ये क्या है? कम्युनल एजेंडे। लेकिन असम में तो कह दिया ना, असम में तो कह दिया ना कि पुराने नियमों के तहत उन्हें छूट दी जाए। क्यों बदल रहे हैं बार बार? क्यों बदल रहे हैं बार बार? इनकी हालत खराब है, जवाब नहीं दे पा रही है, इनको नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूं ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा वित्त मंत्री, ऐसा गृह मंत्री, कोई नॉलेज नहीं है इनको। किस तरह की अपराधी छवि का गृह मंत्री देश में बैठा हुआ है, जिसका खुद का चुनाव होगा सर। अपराधी फूलन देवी को भी चुना था, तो वो क्या डकैत से राज्यसभा से आए ना? तो डकैत अगर चुना जाए देश में तो क्या हो जाता? दूध का चुनाव हो जाएगा। अभी लोकसभा गांधीनगर गुजरात से, और वो आडवाणी जी की सीट से लड़ा, आडवाणी जी की सीट से लड़े। लेकिन क्या हो गया? अरे इस देश में लोग, अब अपराधी लोग जेलों में जीते हैं, अपराधी लोग जेलों में। ये देश का दुर्भाग्य है। 320 अपराधी आज की तारीख में पार्लियामेंट में, 320 अपराधी पार्लियामेंट में, 320 बलात्कारी लोग, अपराधी लोग, मर्डर करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के जरिए एमपी बने हुए हैं। तो इसका क्या मतलब? ये दूध की धुली पार्टी हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अमित शाह की क्या चाहिए? जस्टिस लोअर मर्डर केस वापस खुल रहा है, जस्टिस लोअर मर्डर केस वापस खुल रहा है, जिसमें गृह मंत्री अपराधी के रूप में होंगे। आने वाला समय कैसे कर सकते हैं बात? कोर्ट की क्लीन चिट के बाद में कैसे कहा जाए? बहुत बार कोर्ट की क्लीन चिट हुई है। और अभी आपको पता है तो छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ हुई, पूरे अपराधी तय हुए, पुलिस वाले, उनको क्लीन चिट मिली हुई थी, वापस अपराधी तय हुए जांच आयोग में। तो ये देश का दुर्भाग्य है। या बहुत से दारा सिंह एनकाउंटर हुआ, पुलिस उसमें बड़ी हो जाती है, वापस फिर अपराधी हो जाते हैं, फिर पसंद नहीं है क्या? मैं कानून का राज नहीं, गुंडा राज पसंद नहीं है, कानून का राज पसंद है, गुंडा राज पसंद नहीं है। अरे हमको गुंडा राज पसंद नहीं है, हमको कानून का राज पसंद है। ये गुंडा राज है अभी इस समय देश का, ये गुंडा राज है देश का, अभी चल रहा है। अभी बोलना पड़ा, आप देखो राहुल बजाज को बोलना पड़ा, बोलने से पड़ा है, एक इतना बड़ा उद्योगपति बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं ना तो आप कहते विरोधी हो। राहुल बजाज तो आपको सपोर्ट करने वाले, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने वाले हैं गुजरात वाइब्रेंट में। सबसे पहले उन्होंने सपोर्ट किया। अरे आपको सपोर्ट करने वाले भी आपसे बहका रहे हैं, आपने सबको बर्बाद कर दिया, सारों को बर्बाद कर दिया आपने। अरे भाई
भाई साहब माओवादियों को कैसे आप मारे? माओवादी आपकी अभी आई ना जांच में आपकी, ये बीजेपी सरकार में रमन सिंह ने क्या किया? जबरदस्ती मारा लोगों को। और आप अडानी को जमीन देने के लिए मारा, अडानी को जमीन देने के लिए मारा आपने उनको। ये आपका करेक्टर है बीजेपी का। अडानी को जमीन देने के लिए आपने उनको नक्सलाइट घोषित किया। चले मैं बाकी का तो श्याम जी के पास जाना चाहता हूँ। योनि में पत्थर भरवाया आपने पुलिस के जरिए। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये विरोध जो हमारे यहाँ देख रहे हैं, यही विरोध पार्लियामेंट में आपको दिखाई देगा। और अभी भी जैसे कैबिनेट से पास हुआ, उसका एजेंडा बताया गया, उसके बाद ये विरोध जारी है। और अभी से नहीं, एनआरसी को लेकर के पहले से विरोध चलता रहा है। ये बिल जो लेकर के आएंगे पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से इसका विरोध होना लाजमी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बात सबसे बड़ी देश के हित की होनी चाहिए। 12 साल का पहले पीरियड रखा हुआ था इसमें, अब 11 साल, माफ करिएगा, अब इसको 6 साल कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू कैबिनेट। हाँ नहीं, इसमें कैबिनेट में तो पास हो ही गया। हाँ, पास हो गया, वो कैबिनेट से पास हुआ है, तो अब ये पार्लियामेंट में जाएगा। 6 साल का क्या असर पड़ेगा इस पे? देखिएगा, क्योंकि अब 6 साल का मतलब ये है कि अब काफी संख्या में लोगों को छूट मिल जाएगी और सरकार कहेगी कि हमारे टाइम से पहले वाला प्रभावित होगा, बाद वाला प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि भाजपा के और एनडीए की सरकार को बने हुए 6 साल हुए, तो 6 साल की छूट देने के लिए तैयार हो गए, इसलिए कि वो हमारे टाइम कुछ हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप, क्योंकि अभी इतना हल्ला गुल्ला करना, क्योंकि लेफ्ट अभी इनकी तो स्थिति हो गई, क्योंकि अभी बंगाल में चुनाव होने, तो ममता जी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे इनको, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने। और बीजेपी भी चाहती है कि दिल्ली आपके बंगाल हो और अभी झारखंड में चुनाव हो रहे, तो राजनीतिक तौर का तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि राजनीति तो है इसमें, उसमें दोनों ये कहे कि राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो आखिर करेगी क्या? सही बात। और अपने लिए अपने अपने तौर पर अपनी अपनी चीजें कहेंगे, लेकिन देश हित में तो है। क्योंकि आप देखिएगा कि बहुत सारी आप कहते हैं बांग्लादेशी कॉलोनी बनी हुई है, अपना नाम दिया हुआ है, जयपुर में भी है, बाकी जगह भी, और बड़ी तादाद में निश्चित रूप से घुसपैठ हो रही है, रोकने के बावजूद भी हो रही है। आप देखिएगा कि रात को, दिन में, सर्दी में, वो तो किस तरह से आपकी पूरी की पूरी यहाँ ट्रेन आती है। एक ट्रेन बांग्लादेशी ट्रेन ही कहा जाता है कि देखिए कितने तादाद में आ रहे हैं, और वही लोग ला रहे हैं जो कि 6 साल पहले अब जो नागरिकता पा ली है किसी तरीके से, उन्हीं के रिश्तेदार जो बांग्लादेश में रहते हैं वही तो लाकर के शरण दे रहे हैं, दूसरे लोग नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बाकायदा एक ग्रोह सक्रिय है पूरे देश में कि वो किस प्रकार से वहाँ के देश के लोग यहाँ जो बस गए अपने तादाद को किस प्रकार से बढ़ाए और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाभ कैसे ले। ये इस तौर पर सीधा तौर पे है। दिल्ली देख लीजिए, आपके आसाम में देख लीजिएगा, बंगाल में देख लीजिएगा, बाकी जगह बहुत बड़े बड़े कैच बने हुए, अजमेर में देख लीजिएगा, सब जगह है ये। तो इसलिए देश की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी इस कानून के बाद संभव हो पाएगा। अब क्योंकि विरोध इसलिए हो रहा है कि मुस्लिमों को उससे नुकसान हो सकता है। एक चीज बताइए मुझे आप इसमें, जैसे प्रतिपक्ष ये कह रहा है कि केवल मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया कानून है ये। देखिएगा योगेंद्र जी, क्योंकि वोटों की राजनीति यहाँ है। अब क्योंकि मुस्लिम की वोट मिले किसको, कुछ तो हद तक है कि कांग्रेस कहेगी हम दावेदारी करते हैं, लेफ्ट कहेगी, ममता कहेगी हम करते हैं, और क्योंकि बीजेपी भी कहती है कि हम तो समाजवादी पार्टी भी, समाजवादी पार्टी हम, और मुस्लिम देखिए बीजेपी कहती है कि हम तो उनके फायदे के लिए कर रहे हैं, जो घुसपैठी बाहर के लोग हैं उनको हम नागरिकता देना चाहते हैं और उनको अधिकार देना चाहते हैं। असली मुस्लिम जो हमारा मुस्लिम है, हमारे यहाँ पर क्योंकि 6 साल से पहले वाले को तो नहीं देंगे, बाद वाले को अगर कानून आ जाएगा तो काफी तादाद में लोगों को नागरिकता मिलेगी, और नागरिकता मिलने से उनको जो मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए, उनके बच्चों को अधिकार मिलने चाहिए, उनको बहुत सारी चीजें से वंचित है। क्योंकि वो तो एक तरह से यहाँ पर शरणार्थी के रूप में रह रहा है, और वो उसको कहते हैं कि देखिए ये तो देश का है ही नहीं। तो इसलिए जिस समय देश की नागरिकता जिस व्यक्ति को मिलती है, तो उस देश में रहने का उसको अधिकार मिलता है, उसके परिवार को आजादी मिलती है, और बहुत सारी चीजें मिल जाती है, नौकरी करने का अधिकार, रहने का अधिकार, और जो भी बेनिफिट देश के मिलते हैं वो मिलेंगे। बहुत सारी चीजें देखिएगा, देश में जो सरकार है और सत्ताधारी पार्टी है वो अपने तरीके से सोचती है, प्रतिपक्ष अपने तरीके से सोचता है कि उसको उसके वोट कम हो जाएंगे। नहीं, सवाल ये नहीं है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे और उपेंद्र जी से, आप दोनों न्यूट्रल हैं, क्या वास्तव में इसके आने से मुसलमानों के लिए कोई असर पड़ेगा इस पे? मैं तो कह रहा हूँ कि मुसलमान, अब देखिएगा कि बहुत सारे नागरिक तो रह रहे हैं
और 6 साल से पहले के रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता मिलेगी तो उनके लिए अच्छा माहौल है ना, उनका अलग। लेकिन जो लोग नहीं रह रहे हैं और जो बांग्लादेश के लोग यहाँ रह करके कुछ नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं और वो अपने लोगों को ला करके यहाँ जिस प्रकार से बसावट कर रहे हैं, जिस प्रकार से अव्यवस्था फैल रही है, गुंडागर्दी और घुसपैठी। मैं लौटूंगा आपके पास में वापस, मैं उपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको कि ये आरोप जो है प्रतिपक्ष का कि मुसलमानों को तंग करने के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर कौम का नाम लिया जा रहा है इसमें, और मैं तो ये चाहूंगा कि कोई किसी को तंग ना करे, आप रूल्स के अकॉर्डिंग करिए, तो नजरिए ये लग रहा है आपको? जी देखिए, अभी श्याम जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि 6 साल भारतीय जनता पार्टी को 6 साल हुए हैं, तो शायद इनका मानना यह है कि 6 साल पहले जो भी हिंदुस्तान आके बस चुका है उसको हम नागरिकता देंगे, और पिछले 6 साल में हमने किसी को आने नहीं दिया गया है। उनका जो मेजरमेंट है वो कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी एक जाति विशेष को टारगेट किया गया है। हाँ, भविष्य में इस प्रकार की और घुसपैठ हिंदुस्तान में न हो और लीगली यहाँ के नागरिक न बन जाए, उसको रोकने का एक प्रयास है, और कहीं न कहीं हमें इसका समर्थन करना चाहिए। ये स्वागत योग्य कदम है, और सारी राजनीतिक पार्टियां भी ठीक है एक विरोध कर रही है, कहीं न कहीं उनका कोई राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन उनको यदि व्यक्तिगत तौर पर उनका कोई विचार होगा तो निश्चित तौर पर संसद के अंदर 80% सांसद इसके पक्ष में होंगे व्यक्तिगत रूप से। लेकिन ठीक है, पार्टी का एजेंडा है, विरोध करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है विरोध करने का, वो विरोध करेंगे। लेकिन यदि संसद के बाहर उनसे बात करेंगे तो वो निश्चित तौर पर कहेंगे कि अच्छा स्टेप ऑफ द रिकॉर्ड ये कहेंगे बात आप भी कहना चाह रहे हैं। चलिए भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, देखिए इसमें कहीं इस बात को कोर्ट नहीं किया गया है, और बहुत सारे राइडर्स हैं, कोर्ट की भी नजर होगी, मीडिया की भी नजर होगी, बहुत सारे लोगों की नजर होगी, तो पहले से ही पूरे मजमून को जब तक आने नहीं दिया जा रहा तब तक क्यों हल्ला मचा रहा है प्रतिपक्ष? अभी जैसे कहा गया कि कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे यही राष्ट्रीय नागरिकता कानून लागू है और वो बिल्कुल घुसपैठ अपने बर्दाश्त नहीं करते। हमारे देश में वैसे ही चल रहा, कोई ऐसा तो नहीं है। आज हमारा देश 70 अभी जैसे श्याम जी ने कहा कि कॉलोनियां बस गई, मैं कह रहा हूँ हमारा देश जो पहले से रह रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, यहाँ क्या कंफ्यूजन होता है, बंगाली भाषा बोलने वाले कोई बांग्लादेशी बोलते हैं। एक हमारा पड़ोसी राज्य देश है, उसमें बांग्ला भाषा, हमारे पश्चिम बंगाल में भी बांग्ला भाषा है, तो दोनों राज्य की तो सब भाषा के आधार पर आप थोड़ी तय कर सकते हो बांग्लादेशी है। आज बंगाल में भी बांग्ला बोली जाती है और बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है। अभी आपको पता है सीमा विवाद अभी इन्होंने दूर किया था प्रधानमंत्री जी खुद ने, उसमें 80 गांव उनको दे दिए हमारे और 20 गांव उनसे लिए थे भारत में। तो जब सीमा विवाद इन्होंने कर लिया उस समय क्या ये चीज नहीं हो सकती थी कि साहब कौन बांग्लादेशी है कौन भारतीय है, वो पता लग सकता ना। आज जिनके पास में भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड है, जिनके पास में पैन कार्ड है, जिनके पास में हमारा आधार कार्ड है, तो वो क्या करोगे आप उसका? क्या चाहते हो? आज बहुत सी घुमंती जाती है हमारे यहाँ पे देश में, तो अरेस्ट करेंगे उनको, बाहर थोड़ा ना निकालते हैं। आधार क्या करोगे? आधार आपका क्या आधार होगा मुझे ये बता दें आप कि साहब ये आधार हमारा जांच का होगा, तो मैं समझ लूं ना, तो मैं आपका जवाब भी दे दूं। अभी कोई क्लियर नहीं है, केवल ये आवाज आने के बाद उसके बाद ये क्लियर पत्रकार है, आप लिखते हैं वरिष्ठ पत्रकार है। जो गृह मंत्री की भाषा है, जो रक्षा मंत्री की भाषा है, वो एक धर्म को छोड़ के बोल रहे हैं। वो अगर ये भी कहते मुस्लिम, वो कहते सिख, वो कहते ईसाई, वो कहते क्रिश्चियन, वो कहते वो छोड़ते उसमें उस भाषा को तो कोई गलत नहीं होता, लेकिन वो भाषा नहीं बोल रहे, उनकी गंदगी नजर आ रही है। उसी बात का विरोध है कि आप भारत के मूल संविधान के विरोध कैसे जा सकते हो? अगर आप और नागरिकों को कहेंगे मैं विदेशी नागरिक की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, विदेशी नागरिकों की अमित शाह भी विदेशी है, भारतीय नहीं है। आप तो विदेशी हमारे देश के लिए होते हैं, ये भी विदेशी है। अगर आप उसकी में जाएंगे तो अमित शाह भी विदेशी है, ये भी विदेश चाहते हैं। उनके पूर्व क्या बात है, ये हकीकत बता रहा हूँ। आप इसलिए अमित शाह भी विदेशी है, भारतीय नागरिक नहीं थे वो। चलिए बाहर से आके आएंगे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, भारत में तो उनका सुनिए देख रही है, आप देख रही है, मैं सही बोल रहा हूँ। देश के गृह मंत्री है, आप देश के गृह मंत्री बन सकते हैं सर, उसमें मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री लगा रहे हो, पाकिस्तान में था, लेकिन भारत था तब
तब तो भारत पाकिस्तान में जन्म हुआ उसका। विभाजन के बाद में विभाजन में तो माइग्रेट के बहुत सारे लोग हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। ये जो अमित शाह जी भी है, ये भी एक जमाने कहा बाहर के थे। कौन से जमाने की बात कर रहे हो? अब लेकिन आजादी से पहले सर आजादी से पहले भंवर सिंह जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। चले आपका एजेंडा है, ये कह सकते हैं आप। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि गवर्नमेंट ये कितनी एक लिबर्टी तो दे रही है लोगों को कि आप अगर मान लो रह रहे हो आप करें अमित शाह बाहर से आए, चलिए अमित शाह बाहर से आ गए। सर एक बात सुनिए, पहले सुनिए। अगर मुसलमान भी जोड़ देना तो कोई सर एक बात सुनिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के हिंदू को दे देंगे, ईसाई को दे देंगे, क्रिश्चियन को दे देंगे, लेकिन मुस्लिम को एक बात सुनिए तो पढ़ाया गया आपने 1955 और 1985 के दोनों में जो लिखी हुई भाषा जिन धर्मों को वो डिट्टो को डिट्टो है, या तो केवल अवधि चेंज की जा रही है। नहीं सर सुनिए, ये सभी के लिए संविधान में सबका अधिकार है। संविधान का अधिकार, क्लियर भंवर सिंह जी क्लियर कर दूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, आप ये कह रहे हैं कि चलिए मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे, आपकी आपत्ति यह है कि मुसलमानों को एक साजिश रच के बाहर करना चाहते हैं, लेकिन चाहे मुसलमान कोई भी रह रहा होगा, 6 साल से पहले जो रह रहा है उसका बिजली का बिल होगा, उसका आई कार्ड होगा, वो जहां जॉब मिलेगा, कोई सर सुनिए तो सही, तो उसमें कहां दिक्कत है? उसमें दिक्कत क्या है? अगर क्या होगा वो पता नहीं, आज ये बताइए, जांच करने का अभी आपने देखा भारत का राष्ट्रपति आप ये बताइए, मेरे उसका भी नाम नहीं है, मेरा तो ये उसके परिवार को इन्होंने निकाल दिया ना। मेरा मित्र आधार क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने मान लिया कि कमियां रह गई है, उसकी पूर्ति देश की सेवा करिए, जो देश के उच्च पद पर हो गया, संवैधानिक पद पर रह गया, मेरे परिवार के को तो नागरिकता दे रहे हैं। भंवर सिंह जी आप समझ निकाल दिया उनको, ऐसे निकाल दिया ना, कैसे निकाल सकते? साहब मेरी बात सुनिए, वहां सरकार क्योंकि देखिए काम कर रही है, सरकार का एक पार्ट कार्यपालिका में भी है, विधायिका के साथ साथ हम नियम बना रहे हैं, लेकिन कार्यपालिका भी है। कार्यपालिका के जो नुमाइंदे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रही है। उनको अभी ऑप्शन है उनके पास में, आप अपील में जाएंगे, उनके सेंटर्स बना रखे हैं कि मेरा ये पिताजी का कार्ड, मैं स्कूल में यहाँ पे पढ़ाई की है, ये मेरी मार्कशीट्स हैं। ऐसे कैसे निकाल दिया जाएगा? किसी को भी कैसे निकाल दिया जाएगा? मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि क्या भारत में बहुत बड़ी घुसपैठ है? तो सरकार का सर इसमें ऑब्जेक्शन क्यों करा चाहिए? 6 साल में या तो बहुत बड़ी घुसपैठ है, या तो ये मानो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को मानना चाहिए कि हमारा फेल्योर है, हम सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाए, तो माने उसके बाद वो करे। मुसलमानों से इतना मैं कह रहा मुझे भारतीयों से प्रेम है, हिंदुस्तान है, ये कहना चाहिए गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को कहना चाहिए हर भारतीय को अधिकार मिलेगा, हर भारतीय को भाषा बोलनी चाहिए। तो धर्म का नाम क्यों बोल रहे हैं? वो धर्म और जाति क्यों बोल रहे हैं? वो धर्म और जाति क्यों बोल रहे हैं? वो धर्म और जाति क्यों बोल रहे हो? भारतीय बोले ना कि जो भी भारतीय समर्थन वाली चीज कहते हैं। आप अपनी बात कहते हो, वो अपनी बात कहते हैं। इसी में वो स्वीकार करें, आइडियोलॉजी स्वीकार करें, इसी का विरोध है, इसी का विरोध है ना मेरा। तो मेरा विरोध इसी बात का है, मेरा विरोध इसी बात का है। अगर उनको कहना चाहिए कौन भी अगर भारतीय है उसके साथ अन्याय नहीं होगा, क्यों बोलते हैं? भारतीय मुसलमान के साथ अन्याय नहीं होगा, मुसलमान के साथ अन्याय नहीं बोलना चाहिए। अमित शाह को बोलो, अमित शाह को बोलो, ये भाषा बोले नहीं है की भाषा ये नहीं है, अमित शाह ने नहीं बोला, ये बोल रहे इनको निकाल देंगे, पक्का निकाल देंगे, अमित शाह को पता लगेगा। बोल रहे हैं बगैर रिपोर्ट में बोल रहे हैं। आतंकवादी है, अमित शाह को जरूर भेजना है, अमित शाह को जरूर भेजा। आप देखो जो अमित शाह, अगर आप वाली बात अमित शाह बोलते हैं कोई विरोध नहीं होगा। आरएसएस ने उसका समर्थन किया। किसने? आरएसएस ने समर्थन किया डॉक्टर साहब का किया ना कि वो तो अपने यहीं के रहने वाले हैं, परिवार राम का अनुयायी है, राम के भजन का नहीं एजुकेशन में देगा, ये भी कोई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर एक बात सुनिए, मुझे कुरान की पास ही है, अभी मैं शादी ने कहा कि सुनो अभी मैं शादी में अभी परसों ही मैं ब्रह्म समाज की शादी में था जहाँ सारे विरोध कर रहे थे। बोला ये कौन होता भागवत, ये गलत है,
कैसे संस्कृत का वो कर सकता है? वो शादी करा सकता है क्या? वो फेरे करा सकता है क्या? विरोध कर रहे खुद ही इनके लोग। ये तो कोई बात नहीं, संस्कृत का बहुत लंबे आदमी है, वो परिवार है, तो किसने विरोध किया? ठेका थोड़ी है किसी भाषा पे, भाषा सबकी है और सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, देश चलेगा वो तो बोलना यही चाहिए। गृह मंत्री को कह रहा है नाम नहीं लेना चाहिए। महाराज की वो अनुयायी है। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर कोई हिंदू टीचर है उर्दू पढ़ा रहा है तो उसमें ऐतराज क्या है? पढ़ा सकते हैं तो हम तो कहते ही है पढ़ाना चाहिए। क्यों दिक्कत है? आज अगर मैं फेरे कराना जानूं और मैं इनसे पंडित से ज्ञान ले लूं तो मैं करा सकता हूँ। क्या ऑब्जेक्शन किसी को किस बात का? ये तो ज्ञान है, उसमें क्या ज्ञान से ले ले कर सकता है। फेरे कराने वालों को होना चाहिए, बाकी को काहे को होना चाहिए? बाकी को होता है इस देश में, यही तो प्रॉब्लम है। चले पढ़ाना फेरों में भरोसा है आपका। लेकिन बहुत सिंह जी आप RSS से एक दिन तो आप फिरोज साहब उसके लिए भी सराहना नहीं की। आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है। हम तो पहले ये भाषा पे किसी एक पुरानी बहस की मुझे घटना याद आ रही है। क्या बताओ? आज आपने भी ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि मुझे फेरों पे विश्वास है। नहीं, विश्वास नहीं करा। अभी आपने चल मैं विश्वास नहीं कर, माफी चाहूंगा। खैर देखिए, हमारी यूनियन कैबिनेट ने इसे पास किया है, पार्लियामेंट में आएगा, खुल करके बहस करने का अवसर मिलेगा, संशोधन आते हैं, अमेंडमेंट किया जा सकता है। और क्या होगा, अभी पहले से ही इस पे किसी भी तरह के कुछ भ्रम पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लंबे समय से फहरिस्त है जिसमें संभावना है, लेकिन विरोध जायज विरोध है तो बिल्कुल होना चाहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, हमारे विरोध का आधार क्या है वो बताना चाहिए। अगर आपको कोई शंका है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आपकी शंका को दूर करे, उसे निराधार नहीं माना जाना चाहिए, उसे दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि के नाते पार्लियामेंट में जो मेंबर बैठे हैं, माननीय बैठे हुए हैं, 125 करोड़ 135 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप लोगों की अगर कहीं भी कोई शंका है तो सरकार की ड्यूटी है उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष के पास में भी लोगों की वॉइस आ रही होगी कि हमारा क्या होगा। अगर यह किसी के मन में शंका है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब मकसद भी सोल्व हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।